नमस्ते बाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपने यहाँ पर इकाई 7 सोच अपनी अपनी का अभ्यास किया है। आज हम ऐसे ही भाषा सत्ता के एक अभ्यास के बारे में यहाँ पर समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप ये शब्दांश देख रहे हैं, वि, प्र, अ, दुर, अद, निर, गैर, है ना। तो ये सारे उपसर्ग हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ये समझना है कि ये जो उपसर्ग है वह कौन से शब्दों के साथ जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, देखिए जरा। यहाँ पर आपके लिए मैंने एक शब्द रखा है, भिन्न। अब आपको सोचना है कि इनमें से कौन सा उपसर्ग इसके साथ जुड़ेगा, और ये समझने के लिए हम यहाँ पर एक प्रवृत्ति भी करने वाले हैं। तो जरा देखिए, मैंने यहाँ पर ये जो उपसर्ग आप देख रहे हैं उनकी कुछ चिट्स बनाई है, और उसके जरिए आज हम ये प्रवृत्ति यहाँ पर करने वाले हैं। तो जरा देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ चिट्स यहाँ पर रखी है, और इनमें ये जो आपने देखे ये सारे उपसर्ग मैंने लिखे हैं। अब भिन्न शब्द के आगे इनमें से कौन सा उपसर्ग लगेगा ये भी हमें समझना है, जानना है। और ये पहली जो पर्ची है मैं उसको यहाँ से उठाता हूँ और देखते हैं कि भाई इसमें कौन सा शब्दांश हमें देखने को मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कौन सा शब्दांश है, प्र है। तो अब जरा सोचिए कि क्या भिन्न के आगे प्र उपसर्ग हम जोड़ सकते हैं, और अगर जोड़ते हैं तो हमें कौन सा शब्द मिलेगा, प्रभिन्न। तो ये तो सही शब्द नहीं हुआ। तो जरा देखते हैं, दूसरी एक चीट यहां से उठाते हैं, है ना। और इस पर्ची में अब एक हमें नया शब्दांश देखने को मिलता है, और यह है निर। तो इस शब्दांश को भी हम लगाकर देखते हैं, तो यह तो क्या होगा, निर्भिन्न। तो यह भी सही शब्द नहीं हुआ। आइए एक और चीट यहां से उठाते हैं। जब तक सही शब्द नहीं आता है तब तक हमें यह प्रवृत्ति करनी है। अब देखिए, तो अब शब्द मिला है दुर, तो दुर्भिन्न। तो ये भी सही नहीं है। एक और चीट मैं यहाँ से उठाता हूँ और देखता हूँ कि भाई इसमें, हाँ, तो इसमें एक शब्दांश है वे, तो इसको भी जोड़कर देख लेते हैं, विभिन्न। तो क्या होगा, हमें एक नया शब्द मिलेगा, विभिन्न। तो ये सही रूप से हमने यहाँ पर इसको जोड़ा। कौन सा शब्द हमें मिलता है, विभिन्न। यानी कि ये जो भिन्न शब्द है उसके आगे हमें वि उपसर्ग को जोड़ना चाहिए, तभी हमें सही शब्द मिल सकता है। यहाँ पर आप दूसरा एक शब्द देख रहे हैं, पका। मैं पहली चीट ये वाली उठाता हूँ, और इसमें वही शब्दांश हमें फिर से एक बार मिला है, दूर। तो क्या इसको जोड़कर इस शब्द को हम पूरा कर पाएंगे, क्या होगा, दूर पका। तो ये तो सही शब्द नहीं बनता है। चलिए दूसरी एक चीट यहाँ पर हम उठाते हैं। अब देखिए जरा, इसमें एक और शब्दांश हमें देखने को मिलता है, गैर। और जब शब्द पूरा करेंगे तो गैर पका। तो ये भी सही नहीं है। एक और चीट मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और यहाँ पर देखते हैं, तो यह है अध। अब जोड़ते हैं इसको, तो अब हमें शब्द मिलता है अधपका। तो ये सही शब्द है ना। आइए देखते हैं इसको भी, अधपका। यानी कि पका यानी कि खाना जो पक गया है उसको पका कहते हैं, अधपका यानी कि जो अभी कच्चा है। आइए तीसरा शब्द भी देखते हैं, जरा देखिए। अब है योग, पर्ची उठाई है, इसमें लिखा हुआ है वे, तो होगा वियोग, है ना। यहां पर आप देख रहे हैं कि योग के साथ मैंने वि शब्दांश, वि उपसर्ग को जोड़ा, तो हमें एक नया शब्द मिला, वियोग। लेकिन आप प्रयोग भी लिख सकते हैं, तब भी आप सही है, आप गलत नहीं है। यानी कि कुछ ऐसे उपसर्ग भी हैं जो एक ही शब्द के साथ जुड़ सकते हैं, और हमें उनके जुड़ने से नया शब्द भी मिलता है जो सार्थक है ना। आइए और उदाहरण भी देखते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि एक शब्द है गम। मैंने ये चीट उठाई, और इसमें जो शब्दांश, जो उपसर्ग दिया गया है, दूर दिया गया है, और शब्द है गम। यहां पर हमें एक नया शब्द मिलता है, दुर्गम।
आइए अगला उदाहरण भी देखते हैं। अब है देश, तो वे, अब शब्द है देश तो होगा विदेश। यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने आपके लिए यहां पर एक शब्द लिखा है प्रदेश। इसका मतलब यह हुआ कि विदेश भी हम कह सकते हैं, यानी कि वे उपसर्ग भी इसके आगे जोड़ सकते हैं, और उसी प्रकार से प्र उपसर्ग को भी यहां पर जोड़ सकते हैं। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। जीव, हाँ, तो आपका उत्तर सही है कि हमें जीव के आगे नीर जोड़ने से, यानी कि निर्जीव, यहां पर आप देख रहे हैं कि आपको लगेगा कि वहां पर तो नीर यानी कि र हलंत है, र आधा है, लेकिन यहां पे तो र नहीं है, नी है। तो ऐसा नहीं है, ज के ऊपर जो आप देख रहे हैं मात्रा वो र की है, यानी कि हम बोलते हैं निर्जीव, है ना। तो यहां पर जीव के आगे निर्जीव उपसर्ग जुड़ा हुआ है। आइए अगला शब्द देखते हैं, बल। अब सोचिए जरा, इसके आगे अब कौन सा उपसर्ग जुड़ेगा, और इसमें हमें एक शब्दांश मिला है निर, और हमारा शब्द है बल। तो हमें नया शब्द कौन सा मिलने वाला है, हाँ, निर्बल। लेकिन एक ऐसा ही एक और भी उपसर्ग है, यह है दुर। अब जरा सोचिए कि शब्द है बल, उसके आगे अगर दुर जुड़ता है तो हमें नया शब्द मिलेगा दुर्बल। तो यहां पर भी यह शब्द हमने देखा कि भाई बल के आगे निर जोड़ने से निर्बल शब्द हमें नया मिलता है, और उसी प्रकार से बल के आगे दुर जोड़ने से दुर्बल। ऐसे ही कुछ अन्य उदाहरण है जिसको हम देख लेते हैं। सुविधा, तब इसके आगे क्या जुड़ेगा, असुविधा। सुविधा और असुविधा। अन्य एक उदाहरण है समझ, और इसके आगे इनमें से कौन सा उपसर्ग जुड़ेगा, गैर समझ। आइए इसके आगे हमें एक और अभ्यास दिया गया है जो प्रत्यय के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे तो हम अब ये समझ चुके हैं कि उपसर्ग यानी शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश, और प्रत्यय यानी कि शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्दांश, है ना। विद्यार्थी मित्रों, यहां पर आप देख रहे हैं कि 4 प्रत्यय हमें दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, ई, ता, इक और तक। और इन चारों का उपयोग करके हमें नए शब्द बनाने हैं। विदेश शब्द के साथ कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा, तो आइए हम देख लेते हैं। ई, क्या विदेश के साथ हम इसको जोड़ सकते हैं, तो विदेश के साथ ई प्रत्यय जोड़ने से हमें एक नया शब्द मिला, विदेशी। आइए अगला शब्द देखते हैं, चंचल, और इसमें जो प्रत्यय है ता, तो क्या इसको हम जोड़ सकते हैं, और अगर जोड़ सकते हैं तो नया शब्द कौन सा मिलेगा, चंचलता। आइए अगला शब्द देखते हैं, प्रकृति। अब यह है एक, और शब्द है प्रकृति, तो क्या इसको जोड़ सकते हैं, हाँ, और यह शब्द हमें नया यहां पर मिल सकता है, प्राकृतिक। तो विद्यार्थी मित्रों, यहां पर हमने प्रत्यय से जुड़ा हुआ यह अभ्यास भी देखा। आज हम इसी इकाई में एक नया अभ्यास यानी कि भाषा सत्ता की एक नई प्रवृत्ति भी हमें दी गई है, उसका अभ्यास भी यहाँ पर करने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके लिए सूचना है कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर समझिए, यानी कि आपको वाक्यों को पढ़ना है और पढ़कर उनको समझना भी है। पहला वाक्य है, निधि बहुत काम करती है। दूसरा वाक्य देखते हैं, रुद्र बहुत हंसता है। तीसरा वाक्य है, दिव्येश और चिराग बहुत घूमते हैं। जूही और काव्या ने बहुत खरीदारी की। पांचवा जो वाक्य है, मुझे आज बहुत खुशी है। तो इन सभी वाक्यों में बहुत शब्द का प्रयोग हुआ है, और बहुत शब्द में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता। और जब वाक्य देखते हैं तो वाक्य स्त्रीलिंग के साथ जुड़ा हुआ है, पुल्लिंग के साथ जुड़ा हुआ है, और काल की भी बात इसमें है, वचन की भी बात इसमें है। उसके बावजूद बहुत शब्द में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता है। तो अब ऐसे जो भी शब्द हम प्रयोग में लेते हैं, तो इन शब्दों का परिचय हमें किस प्रकार से हो सकता है, या इनको हम क्या कहेंगे, तो उसके बारे में भी हमें यहाँ पर जानना है, समझना है। तो आइए देखते हैं। अब इन वाक्यों को पढ़कर आपको ये पता चल गया कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मैंने ये बात आपको बता दी है। और क्या क्या बदलने के बाद, लिंग बदला, वचन बदला, काल बदला, उसके बावजूद बहुत शब्द में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिला। और अब ये बहुत जो शब्द है, इसको हम किस नाम से पहचानेंगे, तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से भी दे सकते हैं। जिन पदों के रूप में लिंग,
वचन, काल या कारक के कारण नहीं बदलते हैं और हमेशा सदैव एक ही बने रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय कह सकते हैं। यानी कि अब आपको यह समझना है कि बहुत यानी कि अविकारी, उसमें किसी भी प्रकार का विकार या बदलाव हमें देखने को नहीं मिला, यानी कि बहुत अविकारी पद है। ऐसे और भी कोई शब्द है क्या? और अगर है तो वह कौन कौन से हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, मेरे साथ वाक्यों को पढ़ते जाइए और समझते जाइए। एक लड़का धीरे धीरे चल रहा है, एक लड़की धीरे धीरे चल रही है। अब देखिए जरा, पहले वाक्य में लड़का है यानी कि पुल्लिंग है ना। दूसरा जो वाक्य है उसमें लड़की है यानी कि स्त्रीलिंग है। और पहले हमने ऐसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाक्यों का प्रयोग हमने देखा है ना, कि वचन में बदलाव आता है, लिंग में भी बदलाव आता है। लेकिन यहाँ ये जो वाक्य हमें दिए हैं, इसमें एक शब्द ऐसा प्रयोग में लिया गया है धीरे धीरे, उसमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के बदलने के बावजूद भी किसी भी प्रकार का बदलाव या विकार देखने को नहीं मिलता है। तीसरा वाक्य देखते हैं, कुछ लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, अब वचन की बात आ गई। एक लड़का धीरे धीरे चल रहा है ऐसा भी कह सकते हैं, और कुछ लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं यानी कि बहुवचन में प्रयोग के बावजूद भी धीरे धीरे में किसी भी प्रकार का बदलाव हमें देखने को नहीं मिल रहा है। आइए अगला वाक्य देखते हैं, बहुत सी लड़कियां धीरे धीरे चल रही है। सोचिए अब, है ना, पुल्लिंग बहुवचन, अब ये स्त्रीलिंग बहुवचन है और सहायक क्रियापद में भी हमें कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं, है ना। लड़के चल रहे हैं और लड़कियां चल रही हैं, लेकिन उसके साथ जो शब्दांश जुड़ा हुआ है धीरे धीरे, उसमें हमें किसी भी प्रकार का बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है ना। लड़कियां धीरे धीरे चल रही हैं, लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे शब्द में किसी भी प्रकार का बदलाव हमें नहीं करना पड़ता है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं, मैं धीरे धीरे चल रहा हूं। देखिए अब तो ये सर्वनाम का प्रयोग यहां पर हुआ है, मैं यानी कि स्ववाचक सर्वनाम है, और मैं कह रहा हूं कि मैं धीरे धीरे चल रहा हूं। उसके बावजूद भी धीरे धीरे शब्द में किसी भी प्रकार का विकार हमें देखने को नहीं मिल रहा। अगला उदाहरण देखते हैं, हम धीरे धीरे चलेंगे। देखिए अब यहां पर अब तो काल भी बदल गया है ना, वचन तो बदला ही बदला, लेकिन चलेंगे, चल रहा हूं, चल रहे हैं और चलेंगे, यानी कि काल भी बदला, वचन भी बदला, लिंग भी बदला और कारक भी बदले। हैं, चलेंगे, चल रहे हैं, चल रहे हैं। उसके बावजूद भी ये जो शब्द है धीरे धीरे, उसमें हमें किसी भी प्रकार का बदलाव देखने को नहीं मिला। आइए इसको भी हम समझते हैं। हमने यहाँ पर जिन वाक्यों को पढ़ा, इनमें जो धीरे धीरे शब्द था वह ऐसा शब्द है कि जिसका प्रयोग पुल्लिंग के साथ हमने किया, स्त्रीलिंग के साथ किया, एक वचन में भी किया, बहुवचन में भी किया और काल के साथ भी किया। उसके बावजूद भी उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव हमें देखने को नहीं मिला, यानी कि अब धीरे धीरे शब्द को भी हम क्या कहेंगे? हाँ, अव्यय कहेंगे, यानी कि ये अविकारी शब्द है। उसमें लिंग, वचन, काल का किसी भी प्रकार का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर अव्यय के बारे में भी आपने जाना, जो आपको अच्छा लगा होगा, और अब आप खुद अव्यय का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और अपनी समझ को और भी बढ़ावा देंगे।